हाँ जी क्लास, सो वेलकम यू ऑल इन लेक्चर नंबर 6 रे ऑप्टिक्स। सो बेटा, इन लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था कि प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की थी, ठीक है ना। तो अब आगे शुरू करते हैं। देखो, एक्चुअली रिफ्लेक्शन का जितना पार्ट था आपका सीबीसी पॉइंट ऑफ व्यू से वो तो कंप्लीट हो गया। अब मैं थोड़ा सा कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको करा रहा हूँ कुछ टॉपिक्स, ठीक है। जैसे हमने एक रिलेशन की थी पहले कि R इज इक्वल टू 2F, ये रिलेशन हमने किया था, ठीक है ना। और इसमें हमने कंडीशन ये ली थी कि हमारा जो मिरर है वो बहुत ही लीनियर है शेप में, उसमें कर्व पार्ट बहुत कम है, ठीक है ना। और जो इसकी एंगल है वो भी बहुत स्मॉल है। ये दो अजम्पशंस हमने वहां पर ली थी। तो बट अगर ऐसा ना हो तो कैसे रिलेट करेगा फिर हमारा फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ, ये हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखो, ये हमारे पास मान लीजिए कॉन्केव मिरर है, ठीक है, और ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। इस पॉइंट को मैं बोलूंगा पोल, यहाँ पर है मेरा प्रिंसिपल फोकस और ये पॉइंट है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। इस तरह से ये हमारा हो गया रे डायग्राम, ठीक है। अब अगर ये रे ऑफ लाइट है जो कि पैरेलल आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ जाएगी, इस तरह से फोकस से आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि जो एंगल मेजरमेंट होती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर हम एज अ रेफरेंस कंसीडर करते हैं इस केस में। तो ये हम मेरा रेफरेंस हो गया, ठीक है जी। ये वाला एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये वाला एंगल आर, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ये एंगल आई है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, आई होगा। ये प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस बेटा देखो, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये है हमारी फोकल लेंथ, और ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब हमें इन दोनों को रिलेट करना है, तो हम क्या करेंगे। अब यहाँ पर गिवन क्या है कि ये जो है ना बहुत ज्यादा कर्व है, ठीक है ना, और एंगल जो है यानी यहाँ पर साइन ऑफ थीटा इज नॉट इक्वल टू थीटा है। जैसे पहले केस में हमने क्या लिया था भाई, साइन ऑफ आई इज इक्वल टू आई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बिकॉज आई जो था इज वेरी वेरी स्मॉल, बट इस केस में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हम यहाँ पर एक ये परपेंडिकुलर डाल देते हैं इसके बीच में, ये वाला, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर डाल देते हैं। और आपको पता है किसी भी सर्कुलर पाथ में अगर सेंटर से मैं सर्कमफ्रेंस पर जाऊंगा, अगर सेंटर से सर्कमफ्रेंस पर जाऊंगा तो वो क्या होगा, रेडियस होगा। इट मींस ये जो टोटल लेंथ है आपकी ये वाली, ये क्या होगी आपकी, रेडियस होगी। और ये उसका हाफ पार्ट कितना हो जाएगा आपका, r/2, ठीक है ना। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये हो गया हमारा r/2, ठीक है। अब ये हमारा फोकल लेंथ है, तो ये x हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, ये x हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखो, ये हमने परपेंडिकुलर डाला था, आप लिख दो ड्रॉ परपेंडिकुलर FM ऑन CA, ठीक है जी। ये हमने एक FM परपेंडिकुलर डाल दिया CA के ऊपर, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हम cos ऑफ I लें या cos ऑफ थीटा लें, जो भी एंगल होगा, ठीक है ना, cos ऑफ I अगर लें तो क्या होता है, वो बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये तो हो गया आपका बेस, जो कि किसके बराबर है, r/2 के बराबर है, ठीक है ना। और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा आपका, इनटू में x। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास r/2 cos I, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू r/2 secant I, ठीक है ना, r/2 secant I, ठीक है। तो ये हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पर आ गई, ठीक है। अच्छा, अब x की वैल्यू हमारे पास आ गई और हमें निकालना था r और f में रिलेशनशिप। तो ये टोटल r है हमारा, उसमें से अगर मैं f को माइनस कर दूं, देखिए
तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, या मैं अगर मुझे मान लो f की वैल्यू निकालनी है तो मैं r में से x माइनस कर देता हूँ, r में से x माइनस कर देता हूँ, फोकल लेंथ की वैल्यू आ जाएगी। तो x कितना है, r/2 सेकेंड i, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक एग्जैक्ट रिलेशन आ गया बिटवीन किस किस के बीच में, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में। हमने किया क्या, इसमें कॉनकेव मिरर लिया, रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट कराया, उसके बाद ये हमारा नॉर्मल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई यहाँ पर है, और ये कितना हो गया, आर हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आई है तो ये भी कितना होगा, आई होगा। उसके बाद हमने एक परपेंडिकुलर डाला है एफ एम सी आई के सी ए के ऊपर, ये एक परपेंडिकुलर डाला है इन बिटवीन, क्या बोलेंगे, इन बिटवीन डाला है। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, r/2 हो जाएगी, कोस थीटा लिया, ठीक है, कोस आई जो भी एंगल है यहाँ पर, ठीक है ना। बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस है r/2 और हाइपोटेन्यूज है आपका x, तो ये कितना हो जाएगा r/2, x को इधर ले गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया कोस आई, तो x की वैल्यू आ गई r/2 सेकेंड आई, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास f की वैल्यू आ गई, ये हमारा एग्जैक्ट रिलेशन है, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ, जैसे तुम देखो, ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है और आपको ये कह रहा है कि आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे एक 10 सेंटीमीटर ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो, एग्जांपल बता रहा हूँ, एक 10 सेंटीमीटर हाइट का एक ऑब्जेक्ट रखा है। बेटा 10 सेंटीमीटर की हाइट का मतलब डेफिनेटली ये है कि जो अपर्चर होगा ये कर्व्ड होगा, ठीक है ना। अगर 10 मिलीमीटर होता तो ठीक है, रे ऑफ लाइट सीधी चली जाती, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पर एंगल स्मॉल होता आपका। पर 10 सेंटीमीटर में तो ऑब्जेक्ट की हाइट बड़ी होगी, बिल्कुल। जब छोटा बोलते हैं तो वो mm की रेंज में जाएगा या उससे कम होगा, ठीक है ना। अच्छा, तो अब यहाँ पर देखो, अब ये कह रहा है कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ना, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको चलो ले लेते हैं हम, r ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, 5, ये 5 होगी बेटा। अब अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं अगर यहाँ पर एक, चलो ये मैंने डाल दी इसमें, चलो इसे ले लेता हूँ, ये मैंने डाल दी एक रे ऑफ लाइट, दिख रहा है ना आपको, ये हमने डाल दी, हाँ दिख रहा है, ठीक है, ये हमने डाल दी रे ऑफ लाइट। अब मैं यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ ले लेता हूँ ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये जो हाइट होगी ये भी कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया आपका नॉर्मल, और ये हो गया आपका 10, ठीक है ना। अब बेटा ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा। देखो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। और हमें चाहिए क्या यहाँ पे, हमें चाहिए सीकेंट ऑफ आई चाहिए, या सीकेंट ऑफ एंगल चाहिए। तो सीकेंट के लिए पहले कोस निकालना पड़ेगा, और कोस क्या होता है हमारा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये तो हो गया हमारा बेस जो कि हमें नहीं पता, और ये है हमारा हाइपोटेन्यूज, ये हमें पता है। तो पहले राइट एंगल पाइथागोरस थ्योरम यूज करके और आप इसका बेस निकाल लो। पाइथागोरस यूज करोगे तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ओके, 25 आ गए, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि आपका ये आ गया 100 प्लस बेस का स्क्वायर, ये आ गया प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये इधर आ जाएगा, -100 हो जाएगा, ये हो गया आपका -75 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। तो b की वैल्यू आ गई √75, b की वैल्यू आ गई आपके पास √75। तो अब बेस आ गया आपके पास, हाइपोटेन्यूज आ गया, cos थीटा आ जाएगा, cos थीटा का रेसिप्रोकल कर दो, secant थीटा आ जाएगा, यहाँ पर पुट कर दो r/2 secant थीटा, r की वैल्यू, r आपका 5 है, ठीक है ना। तो इस तरह से फोकल लेंथ आ जाएगी। तो इस तरह के न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व करने हैं, आपने करके देख लेना, हो जाएगा, कोई खास बात नहीं है। बस ये रिलेशन क्या बना, f इज इक्वल टू r माइनस r/2 सेकेंड आई। नोट कर लो इसको, आ जाता है कंपटीशन एग्जाम में ये, ठीक है, एक बार नोट कर लो। चलो हो गया होगा नोट। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं आप।
ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ये जनरल था जब आप ऑप्टिक्स के अंदर सीबीएसई में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे जनरली अगर ये नहीं कहा हुआ ना कि भैया आपका आर और एफ में रिलेशन निकालो, या एफ दे रखा है और आर की आपको नीड है न्यूमेरिकल में, या आर दे रखा है एफ की नीड है आपको न्यूमेरिकल में, तो आप डायरेक्टली ये मेथड फॉलो करोगे। बट अगर कहीं स्पेसिफिकली वो ये बोल रहा है कि उसका अपर्चर बड़ा है, ठीक है ना, तो फिर आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे एफ को निकालने के लिए। ठीक है, अगर आर दे रखा हो और आर पूछ रहा है तो फिर एफ दे रखा हो, कुछ इस तरह से रिलेशन होगी। ठीक है, चलिए ठीक है बेटा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमने करना है वो है नंबर ऑफ इमेजेस। ठीक है ना, हमारे से क्या क्वेश्चन पूछ लेता है कि नंबर ऑफ इमेजेस बताओ कितनी बनेगी। कंपटीशन वाले क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। यानी क्या बोलेगा आपको कि दो मिरर्स हैं हमारे पास और उन दो मिरर्स के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, कितनी इमेज बनेंगी ये बताओ। ठीक है, तो एक फॉर्मूला जो आपने पहले किया है वो क्या किया है, n = 360/θ। ये फॉर्मूला आप बहुत बार कर चुके हो। ठीक है ना, n = 360/θ। और फिर इसमें आगे केस आ जाता है इवन का और ओड का, इवन का और ओड का। भाई n की वैल्यू इवन आ रही है या n की वैल्यू ओड आ रही है। ठीक है ना, तो ये आपके पास इस तरह का क्वेश्चन होता है। अब मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा इसकी। ठीक है ना, इसको ट्रिक से आप इजीली सॉल्व कर लोगे। और वैसे अदरवाइज इसमें 4 केस बनेंगे। कैसे 4 केस बनेंगे मैं बताता हूँ पहले। अगर मान लीजिए आपका आंसर इवन आता है तो फिर आपको ये ध्यान रखना, इवन आता है तो उसमें खैर कोई वेरिएशन नहीं है, आप डायरेक्ट लिख दोगे कि नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनी है, n-1 बनी है। ठीक है ना, n-1। देखो मैं बताता हूँ, जैसे हम ले लेते हैं इवन के लिए 30 डिग्री। भाई थीटा कितना है, 30 डिग्री है। लाइक दिस, भाई ये मेरे पास एक मिरर है, प्लेन मिरर की बात हो रही है, ये एक दूसरा मिरर है, ये n1 ये n2, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है इन दोनों के बीच में, ये O ऑब्जेक्ट है और इन दोनों के बीच का एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा, तो अब आपको अगर n की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या आएगा बेटा, 360/30, ये हो जाएगा 12। यही होगा ना, हाँ 12 होगा। तो 12 आपका क्या आ गया, इवन आ गया। अब इसके बाद इवन आने के बाद हमें एक चीज और नोट करनी होती है, एक वो है सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का मीनिंग है कि ये जो मिरर्स के बीच का एंगल था, ठीक है ना, अगर मैं उसको ऑब्जेक्ट से मेजर करूं तो ऊपर भी 15 डिग्री है और नीचे भी 15 डिग्री है, तो इस अरेंजमेंट को बोलेंगे सिमेट्रिकल। ठीक है ना, अनसिमेट्रिकल क्या होगा, भाई ये 10 है ये 20 है, या ये 5 है ये 25 है। ठीक है ना, ये 12 है ये 18 है, तो इस अरेंजमेंट को बोलेंगे अनसिमेट्रिकल। ठीक है ना, तो अगर या तो अरेंजमेंट हमारा सिमेट्रिकल है या फिर अनसिमेट्रिकल है, तो हमारा आंसर क्या होगा, भाई नंबर ऑफ इमेज बनेगी 12-1। ये यानी हमारे पास क्या लिखेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी, n-1, जो कि बनेगा 12-1, 11 आपकी नंबर ऑफ इमेजेस यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है ना, या पहले करा दो दूसरा भी, चलो दूसरा भी देख लो। दूसरा क्या है कि अगर हमारा आंसर आ रहा है ओड, ठीक है ना, जैसे मैं ले लेता हूँ 72 डिग्री। ठीक है भाई, थीटा = 72 डिग्री दे रखा है, यानी ये आपके पास मिरर नंबर 1 और ये आपके पास मिरर नंबर 2, और इनके बीच का एंगल दे रखा है 72 डिग्री। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाएगी, 360/72, 10/2, ये हो गया आपका 5। तो आंसर कैसा आ गया, ओड। अब n कैसा है, ओड है। यहाँ पर n कैसा था, इवन था। ठीक है, एक डिफरेंस आ गया। अच्छा, अब हमने ये ध्यान रखना है जब ओड आ जाएगा तो अब अगर हमारा अरेंजमेंट सिमेट्रिकल है, ठीक है ना, अगर हमारा अरेंजमेंट सिमेट्रिकल है तो हमारी इमेजेस कितनी बनेगी, n-1 ही बनेगी। बट अगर हमारा अरेंजमेंट अनसिमेट्रिकल है
तो हमारी इमेजेस कितनी बनेंगी, n बनेंगी। ठीक है, ये एक डिफरेंस है बेटा सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल केस में। कब, जब हमारे पास नंबर ऑफ इमेजेस कैसी बन रही होगी, इवन बन रही होगी, ओड में कोई वेरिएशन नहीं है। अनसिमेट्रिकल अगर हमारे पास केस है, अनसिमेट्रिकल मतलब, या सिमेट्री में क्या होगा 36 हो जाएगा। ठीक है ना, अनसिमेट्रिकल में क्या हो सकता है, ऊपर 70 और नीचे 2, ऐसा हो सकता है 68 4, कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी वैल्यू, बट होना चाहिए वो अनसिमेट्रिकल। ठीक है जी, तो यहाँ पर अगर सिमेट्रिकल है तो इमेजेस कितनी बनी 4, और अनसिमेट्रिकल है तो इमेजेस कितनी बनी हमारी 5। ठीक है, अब इसको ट्रिक क्या है आपके पास, ट्रिक है आपका